हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर दे रहा हूं, जिसमें आप जो है लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे। इसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करता रहूंगा, जिस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और रेट है। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले 1867 में गुलबर्ग एंड वागे साइंटिस्ट ने जो है रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में एक क्वांटिटिव रिलेशनशिप निकाला। उस रिलेशनशिप को लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन में ये बताया गया है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate of reaction directly proportional to the product of the molar concentration of the reactant with each term raised to the power of its stoichiometric coefficient। Stoichiometric coefficient used in valence equation। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो कि आप पिछले वीडियो लेक्चर में जो है देखे हैं। फॉर ए रिएक्शन, ए रिएक्टेंट रिएक्ट विथ बी टू फॉर्म प्रोडक्ट। ए रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट का ए मोल और बी रिएक्टेंट का बी मोल रिएक्ट करता है तो आपका प्रोडक्ट बनता है। तो इस रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट एक्सप्रेशन इस तरह से आप नोट करेंगे। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A reactant raised to the power A into molar concentration of B reactant raised to power B। इस तरह से जो है रेट एक्सप्रेस करेंगे बाय लॉ ऑफ मास एक्शन से, जो कि आप क्लास 11th में पढ़े थे इक्विलिब्रियम में। बट इस मेथड से जो है सभी रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इस रिएक्शन के लिए
यदि एक्सपेरिमेंटल रेट डिटरमाइन किया जाए तो वह रेट थियोरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन से अगर डिफरेंट है तो यह रेट एक्सप्रेशन जो है इस रिएक्शन के लिए गलत होगा। इस रिएक्शन के लिए जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है कैसे लिखेंगे, तो वो जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर नोट किया जाता है। उस एक्सपेरिमेंटल रेट को रेट लॉ या रेट इक्वेशन या एक्सपेरिमेंटल रेट कहते हैं। अब ये आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन यही लिखेंगे। या लॉ ऑफ मास एक्शन गलत नहीं है, या लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पर इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन यही होगा। ठीक है, यानी इसको और आगे बढ़ा दे रहे हैं, यानी रेट इक्वल के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। ये जो है रेट एक्सप्रेशन है फॉर दिस रिएक्शन के ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पर इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन यही होगा। बट एक्सपेरिमेंटल रेट जो आता है इस रिएक्शन का वह डिफरेंट है, इससे यह रेट एक्सप्रेशन जो है गलत हो गया। ठीक है, यहां पर जो है के जो है स्मॉल के से रिप्रेजेंट करेंगे। के जो है आपका रेट कांस्टेंट है, ए एंड बी जो है आपका ए एंड बी रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट used in balance equation। ये ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है एक कोफिशिएंट है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो किसी रिएक्शन को बैलेंस करने में टर्म यूज किया जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं रेट लॉ क्या है और उस रेट लॉ के बेसिस पर इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन कैसे नोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ को जो है रेट इक्वेशन भी एक्सपेरिमेंटल रेट भी कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर concentration of reactants with each term raised to the power may or may not be equal to its stoichiometric coefficient used in equation। यानी बैलेंस इक्वेशन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो यूज करते हैं उसके पावर पे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है मोलर रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो
फॉर रिएक्शन के लिए जो हमने एबव रिएक्शन पढ़ा, इसके लिए रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर अल्फा एंड बी रेज टू पावर बीटा। अब इस रिएक्शन को जो है हम इक्वल में कर दे रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं। तो रेट इक्वल रेट कांस्टेंट ए का मोलर कंसंट्रेशन रेज टू द पावर अल्फा इंटू बी का मोलर कंसंट्रेशन रेज टू द पावर बीटा। तो ये जो है आपका एक्चुअल रेट एक्सप्रेशन है फॉर द एबव रिएक्शन। उस रिएक्शन के लिए जो एक्सपेरिमेंटल रेट डिफरेंट आ रहा था थियोरेटिकल रेट से, तो उस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन रेट लॉ से करेंगे। तो रेट लॉ में जो है इस तरह से होगा, रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विथ ईच टर्म रेज टू द पावर मे और मे नॉट be equal to the stoichiometric coefficient used in the reaction। इस जो रिएक्शन में स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करते हैं वो उसके इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसमें जो है वेयर अल्फा एंड बीटा क्या है, में अल्फा और बीटा जो है बैलेंसिंग टर्म नहीं है, या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो मान के चलते हैं कि नहीं है। तो अल्फा एंड बीटा तो है क्या? अल्फा बीटा जो होता है पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, या इसको जो है एक्चुअल कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं, इस टर्म से रेट ऑफ रिएक्शन जो है अफेक्टेड होता है। यानी इसको आप क्या कहेंगे? पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। और यहां पर जो है वेयर है ये टर्म, के जो है स्मॉल के क्या है? रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, और इसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। अल्फा बीटा क्या है? पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। यानी इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये जो है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, किसी रिएक्शन की ऑर्डर क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पर जो है आप समझ लीजिए कि अल्फा और बीटा जो पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानना चाहते हैं तो इन पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या कर देंगे? सम कर देंगे, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। यह ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन जो है पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, जीरो भी होता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और निगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, जीरो। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि किस रिएक्शन के लिए जो है रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है 100% सही है, और किस रिएक्शन के लिए जो है लॉ ऑफ मास एक्शन भी एप्लीकेबल है। रिएक्शन जो है 2 टाइप्स के डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन जो होते हैं कंप्लीट इन सिंगल स्टेप,
ये जो होता है एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है कंप्लीट इन ए सिंगल स्टेप, यह रिएक्शन केवल एक स्टेप में कंप्लीट होता है। दोज रिएक्शन कंप्लीटेड इन वन सिंगल स्टेप नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी एलिमेंट्री रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है आरडीएस, स्लो स्टेप ऑफ reaction is RDS, rate determining step। RDS होता है स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी सिंगल स्टेप का जो भी रेट होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, यानी यह एलिमेंट्री रिएक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर जो है ए प्लस बी चेंज टू सी, ए और बी एक रिएक्टेंट है, सी में चेंज होता है, ए रिएक्टेंट का ए एंड बी रिएक्टेंट का बी मोल्स यूज हो रहे हैं, बैलेंसिंग टर्म है। तो इस रिएक्शन यह एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। तो इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन बाय रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन बोथ आर इक्वल, दोनों ही इक्वल होंगे। यानी इस रिएक्शन के लिए जो है रेट लॉ लिखेंगे बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, तो रेट इक्वल के ए का कंसंट्रेशन रेज टू पावर ए और बी का कंसंट्रेशन रेज टू पावर बी होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन से जो है इसका रेट एक्सप्रेशन इस तरह से नोट किया जाएगा। बट रेट लॉ से इस सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन का जो है रेट एक्सप्रेशन कैसे होगा, यानी रेट इक्वल के ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी, ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहां पर जो है ए एंड बी के इक्वल है अल्फा एंड बीटा। जो अल्फा बीटा जो पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन के लिए ए और बी के इक्वल होते हैं। तो इसलिए जो है आप एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन जो होगा आप रेट लॉ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप लॉ ऑफ मास एक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन होगा ओनली बाई रेट लॉ से एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि यह रिएक्शन जो है मेनी स्टेप में होते हैं। यानी completed by a sequence of elementary step। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंप्लीटेड बाय ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री स्टेप, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एलिमेंट्री स्टेप जो है एक से ज्यादा बार यूज किए जाते हैं और इसमें कोई भी स्टेप जो है स्लो रेट का होगा और वही जो है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो कौन सा स्टेप स्लो स्टेप में है यह जो आप ऑब्जर्वेशन करके नहीं बता सकते हैं, यह वैल्यू केवल एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही एनालाइज की जा सकती है। किसी रिएक्शन का चेहरा देख करके आप रेट एक्सप्रेशन नहीं कर सकते हैं। यानी इसमें जो है स्लो स्टेप जो होगा वही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। स्लो स्टेप इज
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप जो होगा वही क्या होगा, आरडीएस होगा। आरडीएस मीन्स जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इस टाइप के रिएक्शंस में जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल N2O5 चेंज टू NO2 प्लस O2 यानी NO2 N2O5 एक रिएक्टेंट है जो कि NO2 प्लस O2 में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इस रिएक्शन के लिए जो है रेट एक्सप्रेशन कैसे नोट करेंगे, यदि हम रेट एक्सप्रेशन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह रिएक्शन जो है आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और इस रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन होगा केवल रेट लॉ से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंटल रेट बताएगा। आप किसी रिएक्शन को देख करके ऑब्जर्व नहीं करेंगे। यदि हम जो है इस रिएक्शन को देख करके लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट एक्सप्रेशन करेंगे तो यही होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट इक्वल K इंटू N2O5 का कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2। ये जो है लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट एक्सप्रेशन किया जाएगा, बट यह इस रिएक्शन के लिए एक्चुअल रेट एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है थ्रू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जा रहा है, तो थियोरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन से अलग आ रहा है। यानी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो कैसे है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है, तो आइए पहले हम पढ़ते हैं स्टेप फर्स्ट। यानी पहले स्टेप में N2O5 डिकम्पोज हो जाता है NO2 प्लस NO3 में, यह डिकम्पोज हो जाता है। यानी इस तरह से यह मॉलिक्यूल्स यानी N2O5 जो है NO प्लस NO3 में डिकम्पोज हो जाता है। इसके बाद जो है N2O3 प्लस NO3 रिएक्ट करता है तो आपका NO2 प्लस O2 बनता है। इसके 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। का जो है सेकेंड है, ये स्टेप नंबर सेकेंड है, जिसमें NO3 नाइट्रेट से रिएक्ट करके NO2 प्लस O2 में चेंज हो जाता है। इसमें जो है फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप। पहला स्टेप जो होता है स्लो स्टेप होता है, दूसरा स्टेप जो होता है फास्ट होता है। तो इस तरह से स्लो स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ। तो अकॉर्डिंग टू यानी रेट इक्वेशन, रेट को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल स्मॉल k N2O5 रेज टू पावर 1। यानी जो है केवल N2O5 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेज टू पावर 1। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 1 लिखती है। यानी केवल इसी से स्लो रिएक्शन जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यानी आपका जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जो है पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करेंगे तो 1। यह जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ। अब ये जो है इस तरह से जो है रेट
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट एक्सप्रेशन इक्वल के इंटू N2O5 का कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 नहीं होगा। यह एक्सप्रेशन जो है इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, रॉन्ग होगा। यह एक्सप्रेशन क्या होगा, गलत होगा। क्यों? अब केवल जो है इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन या एक्सपेरिमेंटल रेट से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यानी आपको क्लियर हो गया कि किस रिएक्शन के केस में रेट लॉ अप्लीकेबल होता है और किस रिएक्शन के केस में लॉ ऑफ मास एक्शन भी अप्लीकेबल होता है। रेट लॉ जो है सभी रिएक्शन के केस के लिए अप्लीकेबल होता है, बट लॉ ऑफ मास एक्शन ओनली अप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। आइए कुछ अदर एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसका जो रेट एक्सप्रेशन जो है एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन यानी रेट लॉ से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप जो है लॉ ऑफ मास एक्शन से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स फर्स्ट है CHCl3 plus Cl2 change to CCl4 plus HCl। ये जो है मेथेन का क्लोरीनेशन है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, सब कुछ नहीं, पूरा रिएक्शन नहीं, कुछ ही रिएक्शन जो है आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं। उन रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शन जो है आप जो है रेट लॉ से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी रेट इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल रेट डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। आप जो थियोरेटिकल जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस रिएक्शन का जो है रेट एक्सप्रेशन बाय रेट लॉ से क्या होगा। बाय रेट लॉ R इक्वल स्मॉल के CHCl3 का कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1, बट Cl2 के कंसंट्रेशन रेज टू पावर हाफ। यानी जो रेट ऑफ एक्सप्रेशन होता है एक्सपेरिमेंटल रेट्स होता है, तो यानी रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट एक्सप्रेशन होता है यहाँ पर 1 और यहाँ पे हाफ पावर पे होता है, यानी Cl2 के मोलर कंसंट्रेशन का हाफ पावर पे डिपेंड करता है। तो इसका रेट एक्सप्रेशन इस तरह से होता है। यह किसी रिएक्शन को आप देख करके लिख नहीं सकते हैं, यह केवल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है किसी भी रेट रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर C2H5COOCH3 एस्टर है, ESTER। यह एस्टर है, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये आपका जो है CH3COOH प्लस C2H5OH बनता है। बट इस रिएक्शन का जो है देखने में 2 रिएक्टेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है लॉ ऑफ मास एक्शन से दोनों पे डिपेंड होगा। बट ऐसा होता नहीं है, बाय एक्सपेरिमेंट यह प्रूफ हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है एस्टर हाइड्रोलिसिस केवल एस्टर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है, वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता है। यानी इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बाय रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन से रेट कैसे एक्सप्रेस करते हैं, स्मॉल r इक्वल स्मॉल k इंटू C2H5COCH3 के कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 इंटू H2 का कंसंट्रेशन रेज टू पावर 0।
यानी ये वाटर के कंसंट्रेशन जो होता है 0, इसके से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यह लार्ज अमाउंट में होता है। केवल एस्टर हाइड्रोलिसिस का जो रेट है केवल एस्टर के कंसंट्रेशन से अफेक्ट होता है। अगर एस्टर का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, और एस्टर का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से आपने सीख लिया कि किसी रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट एक्सप्रेशन कैसे करेंगे और रेट लॉ से रेट एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। आइए डिस्कस कर लेते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट स्मॉल के। रेट कांस्टेंट क्या है? इफ क्या है, ए प्लस बी चेंज टू सी, एक रिएक्शन है, इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट इक्वल के इंटू ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ ए कंसंट्रेशन इंटू, इफ ए कंसंट्रेशन इक्वल बी कंसंट्रेशन इक्वल 1, यदि हम रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी का कंसंट्रेशन यूनिट कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, 1 मोल पर लीटर कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बी के कंसंट्रेशन के इक्वल होगा, और वह क्या होगा, यूनिटी 1 होगा, 1 मोल पर लीटर होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यानी इसलिए इस के को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोला जाता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक कंडीशन पर यानी यूनिटी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वही क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू ऑफ के, यानी रेट कांस्टेंट के की वैल्यू लार्जर है, वैल्यू ऑफ के लार्जर है, तो रिएक्शन क्या होगा, देन रिएक्शन will be faster। यदि किसी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट के की वैल्यू ज्यादा आती है तो वह रिएक्शन क्या होगा, फास्ट स्पीड से होगा, फास्ट स्पीड से मूव करेगा। यानी अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉलर आती है तो उस सिचुएशन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं होता है, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है। तो ये जो है रेट कांस्टेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हायर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर द रिएक्शन, स्लोअर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट स्लो रिएक्शन, और rate constant does not depend upon the initial concentration of reactant, a particular reaction। तो इस तरह से आपने जो है लॉ ऑफ मास एक्शन लर्न कर लिया एंड रेट लॉ को भी डिस्कस कर दिए और आपके रेट कांस्टेंट को भी डिस्कस कर दिए कि रेट कांस्टेंट क्या है।